मैं 20 साल से साउंड इंजीनियर हूँ, लेकिन अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना एक ऐसा काम था जिसे मैं हमेशा टालता रहता, जब तक कि मेरी गर्लफ्रेंड सैरा ने मुझे आखिरकार इसे शुरू करने के लिए मना नहीं लिया। बेबी, तुम्हें एएसएमआर जरूर करना चाहिए। मतलब वो फुसफुसाने वाली अजीब चीजें नहीं, मैं असली आवाजों की बात कर रही हूँ। शहर का शोर, ट्रैफिक, खिड़कियों पर बारिश, कंस्ट्रक्शन। तुम उन आवाजों को अलग अलग तरह से सुनते हो। मुझे नहीं पता, तुम इसे थोड़ा आरामदायक बना सकते हो। यही वो पुश था जिसकी मुझे जरूरत थी। चैनल ठीक ठाक चल रहा था। 3 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद मुझे व्यूज मिल रहे थे और मैंने कुछ हजार सब्सक्राइबर भी बना लिए थे। लेकिन मुझे अपने हैलोवीन अपलोड के लिए कुछ अलग चाहिए था। लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये असली होना चाहिए था। इसी तरह मैं रात 2 बजे पोर्टेबल रिकॉर्डर के साथ बने उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। ये जगह 1800 के दशक की थी, जिसमें पुरानी कब्रें और पुराने ओक के पेड़ थे। रात के उस डरावने माहौल को रिकॉर्ड करने के लिए एकदम सही, जो मेरे सब्सक्राइबर को पसंद आता था। मैंने 20 मिनट तक टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हुए सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर से क्रिकेट की आवाज रिकॉर्ड की। मैं माहौल का मजा ले रहा था जब मैंने कब्रिस्तान में एक औरत को देखा। वो लगभग 50 गज दूर एक ग्रेनाइट की कब्र के पास खड़ी थी। चांद की रोशनी में एकदम शांत, मार्बल की सतह को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे खुद को सीधा रखने की कोशिश कर रही। मुझे लगा कि वो दुखी है, लेकिन फिर मैंने उसके कपड़े देखे और मुझे एक अजीब सा डर लगा। उसके कपड़े बहुत गंदे थे और धूल के अलावा उन पर कुछ बहुत ही अजीब दाग थे जो खून या कुछ और हो सकते थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत ही बुरी हालत में लग रही थी। मुझे उसे देखकर थोड़ा अजीब और थोड़ा डर भी लगा। हाय मैम, क्या सब ठीक है ना? उसने जवाब नहीं दिया। ये सोचकर कि वो कोई बेघर औरत है और नशे में, मैंने अपने काम से काम रखा और रिकॉर्डिंग करता रहा। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैंने देखा कि वो सिर्फ चुपचाप खड़ी नहीं थी, उसके कंधे कांप रहे थे। उसके मुंह से गाढ़ा थूक टपक रहा था जो जमीन पर गिर रहा था। अचानक वो हाँफने लगी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। मैम, क्या आप ठीक हैं? अगर आप चाहें तो मैं किसी को बुला सकता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उसने उल्टी करना शुरू कर दिया और रात की रोशनी में मैंने उसे खून की उल्टी करते देखा। उसके मुंह से गाढ़ा गहरा लिक्विड निकल रहा था, जबकि सांस फूलने से उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। वो खून हेडस्टोन पर गिरा और उसके पैरों के पास जमा हो गया। जल्दी उसकी आंखों से खून की धारें बहने लगी जो उसके पीले गालों पर लुढ़क रही थी। मैं उससे बस कुछ ही फीट दूर था जब उस औरत का सर हड्डी टूटने जैसी आवाज के साथ मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थी। मैं चीखा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वो किसी भी इंसान से ज्यादा तेजी से भाग रही थी। वो कुछ ही सेकंड में मेरे पास पहुंच गई और पीछे से मेरे कंधे पकड़ लिए। इससे पहले ही मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, उसने मुझे अपनी तरफ घुमा दिया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खून निकला। खून के गाढ़े जमे हुए टुकड़े मेरी जैकेट और चेहरे पर फैल गए, गर्म और बदबूदार। बदबू इतनी खराब थी कि बताई नहीं जा सकती, सड़े हुए मांस और लोहे जैसी। मैं चिल्लाया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसके पकड़ से मेरी स्किन छिल गई, लेकिन वो रुकी नहीं। उसका दूसरा हाथ बाहर निकला और मेरे गले के चारों ओर कस गया, जब तक मेरी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया। मेरे पैर बेकार में नीचे हवा में चल रहे थे, टूटे हुए पत्थरों और गीली मिट्टी से रगड़ खा रहे थे। फिर एक मरते हुए इंजन जैसी अजीब आवाज के साथ उसने मुझे जमीन से ऊपर उठाया और कब्रिस्तान के पार फेंक दिया। मैं घास पर जोर से गिरा, लेकिन सोचने या चिल्लाने के लिए रुका नहीं। मैं सीधे कब्रिस्तान से ऐसे भागे जैसे खुद शैतान मेरा पीछा कर रहा, झाड़ियों से टकराता हुआ और कब्रों के पत्थरों से ठोकर खाता हुआ, जब तक मैं अपनी कार तक नहीं पहुंच गया। मैं घर पहुंचने तक कांपता रहा, जहां सारा अभी भी जाग रही थी, अपने लैपटॉप पर फोटो एडिट कर रही थी। रिकॉर्डिंग कैसे रही? हाँ, मैंने उसे सब कुछ बताया। सारा ने बिना टोके सब सुना। वो पीली पड़ गई थी, लेकिन मैं समझ गया कि उसे मुझ पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ है। हमें सुबह वापस जाना चाहिए, दिन की रोशनी में देखते हैं असल में वो क्या है। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो सही कह रही थी। अगर सच में कुछ गलत था, अगर कोई घायल या बीमार था, तो हमें किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। हम अगली सुबह लगभग 10 बजे कब्रिस्तान गए। मुझे कब्र का पत्थर आसानी से मिल गया। हालांकि दिन की रोशनी में वो इतना डरावना नहीं लग रहा था। खून के धब्बे या किसी भी संदिग्ध चीज की कोई निशानी नहीं थी। ग्रेनाइट पर खुदे हुए नाम पर लिखा था, मार्गरेट हैलोवे, 1962 से 1995, प्यारी पत्नी। एक बूढ़ा आदमी पास की कब्रों की देखभाल कर रहा था। सैरा ने उससे मार्गरेट हैलोवे के बारे में पूछा। तुमने मैगी के बारे में सुना है? उसने अपने रैक पर झुकते हुए कहा।
बेचारी आत्मा, उसके पति ने 95 में उसे जहर दे दिया था। कई हफ्तों तक उसके खाने में ब्लीच मिलाता रहा। उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। उसके अंग फेल हो गए और वो खून की उल्टी कर रही थी। मेरा खून जम गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, लोगों ने उसे रात में यहाँ देखा है, बीमार और दर्द में, ठीक वैसे ही जैसे वो मरते समय थी। बेशक आजकल ज्यादातर लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। सारा ने गाड़ी चलाई जबकि मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या देखा, लेकिन जब मैंने बाद में अपना रिकॉर्डर चेक किया तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। 23 मिनट तक कब्रिस्तान की आवाजें, फिर 7 मिनट तक गले से निकलने वाली आवाजें, हाफने और दम घुटने की आवाजें। एक पल के लिए मैंने पुलिस को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं कहता भी क्या कि एक भूत ने मुझ पर हमला किया। वो सोचते कि मैं पागल हो गया हूं। मैंने फाइल डिलीट कर दी, ये तय करके कि इसे भूल जाना चाहिए। मैं अभी भी ASMR वीडियो बनाता हूं, लेकिन कब्रिस्तान या भूतिया जगहों से जुड़ा कुछ भी नहीं। कुछ अनुभव कंटेंट के लायक नहीं होते और कुछ आवाजें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मैं मार्गरेट हॉलोवे के बारे में सोचता हूं, जो अपनी मौत के आखिरी पलों की पीड़ा में फंसी हुई है। हर रात उस कब्रिस्तान में अपनी मौत को दोबारा जी रही है। मुझे लगता है कि क्या वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, या वो बस अपने कभी ना खत्म होने वाला दुख में खोई हुई थी। जो भी हो, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसकी आत्मा को कभी ना कभी शांति मिल जाए। मैं 15 साल का हूं और पोर्टलैंड के लिंकन हाई में सेकेंड ईयर में पढ़ता हूं। मेरी बहन लीला मुझसे 3 साल बड़ी है और जब से वो 15 साल की हुई है तब से ASMR वीडियो बना रही है। उसने सिंपल फुसफुसाने और टैपिंग साउंड से शुरुआत की थी, जिससे किसी तरह हजारों सब्सक्राइबर बन गए। जब तक वो 18 साल की हुई उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे और वो इतनी कमाई कर रही थी कि हमारे मॉम डैड को मॉर्गेज में मदद कर सके। लीला उन मकबैंग वीडियो में अलग अलग खाना खाते हुए फुसफुसाती थी और ऐसी आवाजें रिकॉर्ड करती थी जो उसके व्यूअर्स को किसी तरह सुकून देने वाली लगती थी। मुझे ये सब कभी समझ नहीं आया, लेकिन हमारे मॉम डैड बहुत खुश थे और ऐसे बर्ताव करते थे जैसे उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। इसलिए जब उसने बेसमेंट में एक प्राइवेट स्टूडियो मांगा तो उन्होंने जरा भी नहीं सोचा और उसने परिवार के साथ खाना खाना भी बिल्कुल बंद कर दिया। 6 महीने पहले वो घर पर एक रोएदार साइबेरियन बिल्ली और कुछ अल्बिनो चूहे ले आई, सिर्फ दिखावे के लिए। लीला पूरे समय स्टूडियो में बंद रहती। जब उससे पूछा जाता कि वो क्या कर रही है तो वो दूर देखती हुई कहती, मैं ज्यादा डेडिकेटेड ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रही हूँ। उसके सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ रहे थे। 1 महीने के अंदर ही उसके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन जल्द ही वो आवाजें मुझे परेशान करने लगी। मैं सालों से पूरे घर में लीला की ASMR आवाजें सुन रहा था, इसलिए मुझे फुसफुसाने और धीरे धीरे खाने की आवाजों की आदत हो गई थी। लेकिन ये नई आवाजें अलग थी। चबाने की आवाज ज्यादा गीली और ज्यादा तेज होती थी। कभी कभी मुझे सिसकने और फाड़ने की आवाजें आती थी, जैसे वो बहुत तेजी से खा रही हो। किस तरह के व्यूअर्स को ये सब पसंद आता है। एक रात हमारे मॉम डैड की वर्क कॉन्फ्रेंस के लिए सियाटल गए थे और मुझे लीला और उसके पालतू जानवरों को वीकेंड के लिए घर पर अकेला छोड़ गए थे। लीला घर में अकेले रहने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसने कहा कि उसने एक खास प्रोजेक्ट प्लान किया है जिसके लिए उसे पूरी प्राइवेसी चाहिए। मैंने कंधे उचकाए और अपने कमरे में चला गया। आधी रात के आसपास एक तूफान आया। बारिश मेरे बेडरूम की खिड़कियों से टकरा रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। हल्की सिसकियां और चपचपाहट की आवाजें आ रही थी। मुझे देखना ही था। स्टूडियो का दरवाजा खुला था और सीढ़ियों तक रोशनी आ रही थी। जैसे जैसे सिसकियां तेज होती गई और फिर धीमी हो गई, मुझे उसकी हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे वो धीमे धीमे हंस रही हो। कभी कभी वो तेज हो जाती और कभी धीमी। छोटे बच्चे, बस 1 सेकंड और। मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरा, बस इतना कि स्टूडियो में झांक सकूं। मैंने जो देखा वो सचमुच किसी का भी सबसे बुरा सपना हो सकता है। लीला खून से लथपथ फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। हाथ में चाकू था। उसके हाथ और शर्ट पर खून लगा हुआ था। उसकी उंगलियों पर स्किन और फर गीले टिश्यू की तरह चिपके हुए थे। कैमरा चल रहा था जबकि रिंग लाइट उस गंदगी पर हल्की रोशनी डाल रही थी। बिल्ली की कटी फटी लाश जमीन पर पड़ी थी और मेरी बहन उसे खा रही थी। कच्चा मांस उसके मुंह से लटक रहा था और वो धीरे धीरे चबा रही थी, जिससे हर चबाने और कुचलने की आवाजें उसके फोरम फॉलोवर्स तक गूंज रही थी। लीला, मैंने डर के मारे हाँफते हुए बोला। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से मेरी तरफ देखा। जेरेमी,
लीला ने चबाते हुए कहा और खाती रही। आओ स्वर्ग का स्वाद चखो। क्या? मैंने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। अरे डरो मत, ये देखो इन वीडियो से मुझे कितने व्यूज मिलते हैं। हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं, समझे तुम? मैं सीढ़ियों से पीछे हटने लगा, लेकिन लीला पहले ही मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, जबकि ताजा मांस उसकी उंगलियों के बीच ढीला लटका हुआ था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तुम्हें पता है? वो मेरी तरफ रेंगते हुए बोली। एंगल्स के बारे में और फ्लेवर और काटने के बारे में। कौन? मैंने घबराकर पूछा। ऑडियंस ने। लो ना, ये ताजा है, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। उसने एक आंख मेरी तरफ बढ़ाई, ये उम्मीद करते हुए कि मैं उस पागलपन में उसका साथ दूं। हर कुछ सेकंड वो रुकती और हंसती। शर्माओ मत, खाओ इसे। मैं घर में अकेला था और मुझे जिंदा रहना था, तो मुझे उसके साथ चलना होगा। मैं उसके बगल में बैठ गया। मेरा पूरा शरीर घिन से कांप रहा था। मैंने आंख अपने हाथ में ली और तुरंत जमीन पर उल्टी कर दी। लीला एक छोटे बच्चे की तरह हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। मैं ये सब देखकर घबरा गया। तुम तो बहुत डरपोक हो। चलो फिर से शुरू करो ना। इस बार लीला ने मुझे मांस का एक टुकड़ा दिया, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं भागकर लिविंग रूम में चला गया। मैंने सामने के दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन लीला मुझसे ज्यादा तेज निकली। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस खींच लिया। छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम भी मारो। मैं चिल्लाया और बुरी तरह से अपने हाथ पैर मारने लगा। लीला बस हंस रही थी, जैसे मेरे घबराने से उसे मजा आ रहा हो। तुम तो पहले मुझ पर विश्वास करते थे, क्या हुआ बताओ? ये इकलौती चीज है जिससे महसूस हुआ कि मुझे भी कोई देखता है। मैं पागल नहीं हूं, आखिरकार जिंदा हूं। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर काट लिया और धड़कते दिल के साथ किचन की तरफ भागा। लीला मेरे ठीक पीछे थी। मैंने कुर्सी पकड़ी और उसे हमारे बीच धकेल दिया। वो लड़खड़ा गई, बस इतना कि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं तेजी से हॉलवे से होता हुआ अपने मॉम डैड के बेडरूम में घुस गया। मैंने लॉक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा मुझसे टकराया और हम दोनों जोर से नीचे गिर पड़े। वो मेरे ऊपर आ गिरे। उसकी सांसें गर्म और खट्टी थी और उसकी आंखें जंगली थी। उसके हाथ में अभी भी वही चाकू था जिससे उसने बिल्ली पर हमला किया था। हमें बेहतर फुटेज मिल सकता था, तुमने सब खराब कर दिया। वो बड़बड़ाई, ब्लड को मेरे गाल पर रगड़ते हुए। मैं चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। डर के मारे मेरी आवाज बंद हो गई थी। मैं बस उसे चाकू उठाते हुए देख रहा था ताकि वो मेरी कपकपी को हमेशा के लिए शांत कर दे। तभी तेज हेडलाइट्स बेडरूम की खिड़की पर पड़ी। टायरों से बजरी पर आवाज आई और एक कार हमारे ड्राइववे में आकर रुक गई। जय लैला, बेबी हम घर आ गए हैं, मॉम ने आवाज लगाई। हमारे मॉम डैड उम्मीद से पहले ही लौट आए थे। उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर मैंने जल्दी से लीला को धक्का दी और वहां से भाग गया। मैं ऐसे हाँफ रहा था जैसे मैं अभी अभी डूबने से बचा। इस बार लीला ने मेरा पीछा नहीं किया, वो बस वहीं बैठी रही। चाकू अभी भी उसके हाथ में था, जमी हुई और पागलपन से भरी हुई। जब हमारे मॉम डैड को सच्चाई पता चली तो वो डर गए। लीला अब एक मेंटल हॉस्पिटल में रहती है। पिछली बार जब मैं उसे मिलने गया था तो वो दीवारों से बात कर रही थी। मैं अब अपनी बहन को पहचान भी नहीं पाता। इंटरनेट पर दिखने के लिए उसकी सनक ने ना सिर्फ उसे बर्बाद कर दिया, बल्कि हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जिस दिन ये हुआ वो दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही शुरू हुआ था। मैं अपनी वैन चलाकर पहाड़ों में 5 घंटे अंदर तक चली गई। उस जगह की तलाश में जिसे मैंने ऑनलाइन देखा था। वो ऊंचे ऊंचे पाइन की पेड़ों से घिरा एक शांत मैदान था। हवा तेज थी, साथ में मानसून वाली आरामदायक फीलिंग और पास में जल रही कैंप फायर की हल्की हल्की आवाज। ये एक छिपे हुए खजाने जैसा लग रहा था। मेरे ASMR चैनल के लिए एकदम सही, जिसे आखिरकार पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। मैंने अपना टेंट लगाया और जल्दी से सब कुछ सेट कर लिया। मैंने कैमरे को गोल्डन आवर के लिए सेट कर दिया। तभी कैम स्टोव जल उठा, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरे सब्सक्राइबर देखना पसंद करते हैं। कुछ देर तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। चॉपिंग का फुटेज एकदम साफ था और मांस के सिजलिंग से मन को छूने वाली आवाजें आ रही थी। मैं पहले से ही कमेंट्स के बारे में सोच रही थी। फिर सूरज डूब गया और कयोटीज की आवाजें आने लगी। पहली आवाज शायद आधे मील वेस्ट साइड से आई। उसके जवाब में एक और आवाज आई। 10 मिनट बाद वो हर तरफ से आवाजें निकाल रहे थे।
एक पूरा घेरा बना रहे थे। फिर भी मैं शूटिंग करती रही, उसे असली जंगल का माहौल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट्स खतरे का इशारा कर रही थी। कोयोटीज तब तक आपको घेरते नहीं हैं जब तक वो शिकार ना कर रहे हैं या जब तक कोई उनसे बड़ा जानवर उनका शिकार ना कर रहा। मैं खाने और आखिरी सेगमेंट शूट करने के लिए अपने टेंट में आ गई, बस उसे जल्दी से खत्म करने के लिए बेताब थी। जाली वाली खिड़कियों से मुझे अंधेरे होते जंगल का साफ नजारा दिख रहा था, जबकि कैमरा हर बाइट को कैप्चर कर रहा था। मैंने स्टेक का पहला टुकड़ा उठाया, तभी खिड़की पर अचानक हुई एक हरकत ने मेरी सांस रोक दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो किसी की नीली आंखें मुझे घूर रही थी। कोई अंधेरे में खड़ा था और पता नहीं कब से मुझे देख रहा था। मुझे सिर्फ आंखें और माथे का थोड़ा सा हिस्सा दिखा, फिर भी मैं समझ गई कि वो अनजान घुसपैठिया मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं समझ चुकी थी कि मैं यहाँ इस जंगल में अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। मैं चीखी और खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए पीछे हटी, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो आदमी जा चुका था। मेरी खिड़की के बाहर सिर्फ खाली अंधेरा था। मेरे हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से टेंट की जिप खोल पाई। जैसे तैसे मैं वैन में घुसी और कार के दरवाजे जोर से बंद कर दिए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। सब कुछ इतना शांत था कि मुझे लगभग यकीन हो गया था कि मैंने ये सब सिर्फ मेरी कल्पना में देखा। ये थकान हो सकती है या शायद पहाड़ और जंगल मेरे दिमाग के साथ खेल रहे थे। 5 से 7 मिनट बीत गए, कोई अजीब हरकत नहीं हुई, लेकिन अचानक पैसेंजर साइड के दरवाजे का हैंडल हिलने लगा, जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो। शाम मुबारक ब्यूटीफुल, किसी ने बाहर से मर्दाना आवाज में इस अजीब खुशमिजाज लहजे से कहा, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तुम्हारे एएसएमआर और एस्थेटिक्स बहुत पसंद आए। हैंडल और जोर से हिलने लगा। मैं तुम्हें महीनों से देख रहा हूँ, उसने वैन के चारों ओर घूमते हुए कहा। वो लोकेशन टैग सच में जान बचाने वाला है। तुम हो कौन? मैं हकलाई। एक वफादार फैन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज और करीब आ गई। मैं तुम्हारे लिए 6 घंटे गाड़ी चला कर आया। तुम कम से कम बाहर आकर हाय तो कह सकती हो। शायद एक छोटा सा ऑटोग्राफ भी दे दो। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो 2 बार गड़गड़ाया और फिर बंद हो गया। उसने खिड़की पर टैप किया। सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारी कार थोड़ी खराब कर दी है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। क्या तुम पागल हो? उसने अपना चेहरा शीशे की खिड़की पर टिका दिया और धीरे से कहा, जानती हो तुम पास से और भी ज्यादा सुंदर दिखती हो। मैं ऐसा मौका गवा नहीं सकता था। मैं अपना कैमरा भी लाया हूँ। कैसा रहेगा अगर हम साथ में एक वीडियो बनाएं? मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो चाहता है कि मैं डर जाऊं, लेकिन मैं उसे हावी नहीं होने दूंगी। मैंने चिल्लाकर जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे बुरे लोगों का सामना नहीं किया? यही रहो और बाकी काम पुलिस संभाल लेगी। वो 1 सेकंड के लिए रुका, फिर छत पर चढ़ गया। उसके वजन से वैन हिलने लगी। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। वो बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो वैन पर कूदने लगा, एक पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। हालात और खराब हो गए। मौसम बिगड़ गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और फिर जोरदार बारिश होने लगी। खिड़कियों से पानी बह रहा था। उसके बीच से मैंने उसे नीचे कूदते हुए और एक गिद्ध की तरह वैन के चारों ओर घूमते हुए देखा। मैंने 911 डायल किया और ऑपरेटर को अपनी लोकेशन बताई। मनी मैंने उम्मीद कर रही थी कि वो उस पागल साइको के आने से पहले मुझ तक पहुंच जाए। बारिश सब कुछ और ज्यादा ड्रामेटिक बना देती। वो अपना चेहरा मेरी खिड़की से सटाते हुए हंसा। उसकी शर्ट गायब थी। उसकी पीली स्किन गीली होने की वजह से चमक रही थी। उसने खिड़की को चाटना शुरू कर दिया और मेरा यकीन करो, मैंने इतनी बड़ी जीप पहले कभी नहीं देखी। मैंने फिर से इग्निशन ट्राई किया, लेकिन इंजन पूरी तरह से बंद हो गया था। बारिश के बीच मैंने उसे एक बॉलिंग बॉल जितना बड़ा पत्थर उठाते हुए देखा। वो वैन के पीछे पिछली खिड़की की तरफ बढ़ा। मेरे अंदर डर भर गया। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। तेज बारिश ने लगभग सारी विजिबिलिटी खत्म कर दी, लेकिन जमीन फिसलन भरी हो गई थी और मेरी वैन एक ढलान पर खड़ी थी। मेरा हाथ पार्किंग ब्रेक पर गया। अगर मैं बस पत्थर पिछली खिड़की से टकराकर अंदर आ गया। कांच हर जगह बिखर गया और उसका हाथ टूटे हुए छेद से अंदर आकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने पार्किंग ब्रेक खींच दिया। वैन आगे बढ़ी और ढलान पर लुढ़कने लगी। वो चिल्लाया क्योंकि स्पीड की वजह से उसका हाथ टूटे हुए कांच से वापस खिंच चुका था। मेरा हाथ चुड़ैल कहीं की। मुझे और तेज जाना था। मैंने पेड़ों से बचने के लिए ब्रेक पैडल दबाया। वैन तेजी से ढलान पर फिसल रही थी। शीशे से मैंने देखा कि वो मेरा पीछा कर रहा है। उसके हाथ से खून बह रहा था। वैन सीधी जमीन पर आ गई और मैंने फिर से इग्निशन चालू किया। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने पीछे देखे बिना गाड़ी भगा दी और पास के शहर पहुंचने तक नहीं रुकी। उस आदमी का नाम डेरियल रॉथबॉर्न था। वो 3 दिन बाद 50 मील साउथ में एक दूसरे कैंप ग्राउंड में पकड़ा गया।
पता चला कि वो 1 साल से ज्यादा समय से ये सब कर रहा था। उन जवान लड़कियों को निशाना बना रहा था जो अपनी लोकेशन ऑनलाइन पोस्ट करती थी। उसे बिना पैरोल की उम्र कैद की सजा मिली। मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आज भी पसीने से भीगी हुई उठती हूँ, ये जानते हुए कि कहीं ना कहीं ऐसे और भी साइको लोग मौजूद होंगे।